दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे यूजीसी नेट परीक्षा जून 2013 का राजनीति विज्ञान का तीसरा प्रश्न पत्र। इस वीडियो में हम 75 प्रश्नों को कवर करेंगे जो आगामी यूजीसी नेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए ताकि आगामी परीक्षाओं में आप पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रश्नों को सही अटेम्प्ट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला प्रश्न आज का जो है वो राजनीतिक सिद्धांत से हम लेंगे। प्रश्न है कि किसने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत में 3 प्रकार के तत्व होते हैं, तथ्यात्मक, अनियमित और मूल्यात्मक। ये कथन है किसका है कि राजनीतिक सिद्धांत में 3 प्रकार के तत्व होते हैं, तथ्यात्मक, अनियमित और मूल्यात्मक। तो दोस्तों ये G.H. सेबाइन का कथन है। G.H. सेबाइन ने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो 3 प्रकार के तत्वों को समाहित किए हुए है, तथ्यात्मक, अनियमित और मूल्यात्मक। अगला प्रश्न है 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किसने ये कहा कि राजनीतिक सिद्धांत डाग हाउस में चला गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, डाग हाउस में चला गया है 1950 के दशक में। एक विचारक है राइमर ने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत डाग हाउस में चला गया है। अगला प्रश्न है किसने ये कहा है कि हम अपने मूल्यों को इस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह हम अपने कोट उतारते हैं। ऑप्शन है आपके पीटर लासलेट, डेविड ईस्टन, आइजिया बर्लिन और रॉबर्ट डहेल। तो ये कथन है डेविड ईस्टन का, जिन्होंने कहा था कि हम अपने मूल्यों को इस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह हम अपने कोट उतार देते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से है। ऑप्शन है आपके डेविड ईस्टन, अल्फ्रेड कोबन, बोगेलिन और लासलेट। तो दोस्तों डेविड ईस्टन, अल्फ्रेड कोबन और लासलेट जो हैं ये राजनीतिक सिद्धांत के पतन से संबंधित हैं, जबकि बोगेलिन जो हैं वो राजनीति विज्ञान के या राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा वक्तव्य गलत है। पहला है उदार पद स्वाधीन व्यक्तियों के उस वर्ग को संदर्भित करता है जो न तो कृषि दास हैं न ही दास हैं। ये सही है। उदारवाद पद का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेन में 1812 में किया गया था और शास्त्रीय उदारवाद और आधुनिक उदारवाद में विभिन्नताएं हैं और बाजार विरोधियों की नैतिक कमियां बाजार समर्थकों की भी नैतिक कमियां हैं। तो ये दोस्तों आपका डी ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि उदारवाद की संकल्पना जो है मूल रूप से स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है और यह सिद्धांत 2 प्रमुख मुद्दों पर बल देता है। इसमें निरंकुश सत्ता को अस्वीकार करके उसके जगह मनुष्यों की स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य जो है वो सामने रखा जाता है और इसके अलावा इसमें व्यक्तित्व की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की मांग भी की जाती है। अगला प्रश्न है किसके विचारों को कभी कभी मैनचेस्टर उदारवाद के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर विचारकों के जोड़े हैं। किसके विचारों को कभी कभी मैनचेस्टर उदारवाद के नाम से जाना जाता है। तो रिचर्ड कॉब्डेन और जॉन ब्राइट के विचारों को कभी कभी मैनचेस्टर लिबरलिज्म के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है आपका कि डेनियल बेल के लिए विचारधारा का अंत हो चुका है। कारण है यह किसकी एक विचारधारा को अधिमान्य करने तथा हर अन्य विचारधारा को बदनाम करने के लिए है। तो दोस्तों इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है क्योंकि डेनियल बेल ने माना है कि विचारधारा का अंत हो चुका है और विचारधारा का अंत या एंड ऑफ आइडियोलॉजी के समर्थकों में डेनियल बेल और रॉबर्ट ई लेन जैसे अमेरिकी चिंतकों के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न एक कथन से संबंधित है। यह किसका सुझाव है कि एक संकल्पना के रूप में स्ट्रक्चर्स और एक्टर्स के बीच संबंध का विश्लेषण करने का एक तरीका है। ऑप्शन है आपके टालकाट पार्सन्स, एंथोनी गिडेंस, रॉबर्ट मिसवेट और मिशेल फोका। तो सही उत्तर है दोस्तों एंथोनी गिडेंस गिडेंस का ये सुझाव है कि एक संकल्पना के रूप में स्ट्रक्चर्स और एक्टर्स के बीच संबंध विश्लेषण करने का तरीका होता है।
अब आइए देखते हैं सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कराना है। यहाँ पर सूची 1 में राजनीतिक पक्षों के सिद्धांत हैं और उनके प्रवर्तक। देखिए, विकास का सिद्धांत। दोस्तों, विकास सिद्धांत जो है वो जोसेफ ला पोलम्बेरा से संबंधित है। स्थानिक सिद्धांत गियोबिमुन सार्टोरी से संबंधित है। स्थानिक सिद्धांत सार्टोरी से। पुनः संलग्नता सिद्धांत जो है वो बुहम ऑन एंड सेंडिक्विस्ट। पुनः संलग्न का सिद्धांत जो है बुहम एंड बेंडेक्विस्ट से संबंधित है। और परिव्याप्ति सिद्धांत मोरिस डुअर्जर से संबंधित है। तो इस प्रकार जब आप सही सुमेलन कर लेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निगमवाद एक उपागम है जो केंद्रीय रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके सार्वजनिक क्षेत्र के ढांचे, राजनीतिक प्रणाली के कार्य, वर्ग, संघर्ष हित पर आधारित, और अगला ऑप्शन है राज्य और समाज के बीच अंतःक्रिया, विशेषतः नीति को प्रभावित करने वाले सामाजिक हितों की भूमिका पर बल देती है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, निगमवाद एक उपागम है जो केंद्रीय रूप में राज्य और समाज के बीच अंतःक्रिया, विशेषतः नीति को प्रभावित करने वाले सामाजिक हितों की भूमिका पर बल देती है। अगला प्रश्न है, उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच कन्वीनियंस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच कन्वीनियंस थियरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन है आपके हंटिंगटन, पुटमैन, मिलीबैंड और मार्क्यूजे। तो दोस्तों, ऑप्शन डी हर्बर्ट मार्क्यूजे ने उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के बीच कन्वीनियंस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, एक कथन है, किस अभिजात सिद्धांतवादी ने ये कहा है कि अपने वैयक्तिक गुणों के कारण कोई व्यक्ति समाज में उतना प्रभावी नहीं होता है जितना वह जनसमूह द्वारा उसमें सामाजिक ऊर्जाएं भर दिए जाने के कारण होता है? तो सही उत्तर है आपका गैसेट। गैसेट का कथन है कि अपने वैयक्तिक गुणों के कारण कोई व्यक्ति समाज में उतना प्रभावी नहीं होता जितना वह जनसमूह द्वारा उसमें सामाजिक ऊर्जाएं भर दिए जाने के कारण होता है। अब आइए राजनीतिक दार्शनिकों से संबंधित प्रश्न देखते हैं। देखिए, किसने कहा है कि स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है और क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में और साथ में अपने उद्गम में सामाजिक हैं, वे सामाजिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक मन हैं? ऑप्शन है आपके रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, हेगेल और जी.एस. मिल। तो दोस्तों, सही उत्तर है आपका कार्ल मार्क्स। ये कथन कार्ल मार्क्स का है कि स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है और क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ के साथ अपने में उद्गम में हैं, सामाजिक हैं। अगला प्रश्न है, हाब्स ने रिजोल्यूटिव कंपोजिट का सिद्धांत किससे गृहीत किया था? दोस्तों, हाब्स एक समझौतावादी विचारक है और उसने रिजोल्यूट कंपोजिट का सिद्धांत गैलीलियो से ग्रहण किया था। तो सही उत्तर है गैलीलियो से ग्रहण किया था। हाब्स वैज्ञानिक सिद्धांतवादी है और एक संपूर्ण दर्शन की रचना करने के चक्कर में उसे संपूर्ण चिंतन का एक भाग था और गैलीलियो के युग में हाब्स राजनीति का गैलीलियो था। उसकी भांति हाब्स ने पुराने विषय से एक नए विज्ञान को जन्म दिया था। अगला प्रश्न है, किसने द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का गठन किया था? द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन। तो दोस्तों, ये है M.N. राय, मानवेंद्र नाथ राय रे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर गांधीवादी नेतृत्व की कटु आलोचना की थी और कांग्रेस का परित्याग करके उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति अरबिंदो द्वारा रचित नहीं है? देखिए, यहाँ कृतियों के नाम हैं लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, योग कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी। तो दोस्तों, योग कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस जो है ये महर्षि अरविंद की रचना नहीं है, जबकि लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन द गीता और द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी ये अरविंद द्वारा लिखित ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा संचालित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो महात्मा गांधी द्वारा संचालित जो सही जो घटनाएं दी गई हैं उनका सही क्रम इस प्रकार से है। सबसे पहले आएगा आपका एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध विरोध स्पष्टीकरण, फिर चंपारण में नील फसल की खेती के लिए इसके विरुद्ध आंदोलन, इसके बाद आपका आएगा भू राजस्व वसूली के विरुद्ध कैरा में सत्याग्रह आंदोलन,
और उसके बाद देखते हैं पहले सबसे लास्ट में आएगा आपका पहला वाला, अहमदाबाद में औद्योगिक मिल मजदूरों के लिए संगठित करना। अगला प्रश्न है दोस्तों तुलनात्मक राजनीति से संबंधित। आमंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास के लिए शर्त नहीं है? ऑप्शन है आपके संसाधनों की उपलब्धता, चुनौतियों की पर्याप्त अनुक्रिया, विकास की अवस्थाओं का परस्पर व्यापी होना और अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं का समनुरूप विकास। तो सी ऑप्शन जो है दोस्तों, विकास की व्यवस्थाओं का परस्पर व्यापी होना, ये आमंड के अनुसार राजनीतिक विकास के लिए शर्त नहीं है। अगला प्रश्न है सहकारी संघवाद पद का उदय कब हुआ था? तो ऑप्शन प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यूएसए में न्यू डील लेजिस्लेशन के समय, सन 1937 के सोवियत संविधान के एक भाग के रूप में और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो दोस्तों सहकारी संघवाद का प्रयोग सबसे पहले इस शब्द का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। अगला प्रश्न है कौन द्विध्रुवी दल प्रणाली का एक गुण नहीं है? द्विध्रुवी प्रणाली का एक गुण ये नहीं है कि अनेक दलों से निर्मित दो बड़े सहमिलन, ये द्विध्रुवी प्रणाली का गुण नहीं है, जबकि बहु और द्विदलीय प्रणाली दोनों तत्व रहते हैं, मिलीजुली सरकार और बारी बारी से दलों के बीच सत्ता का परिवर्तन, ये सब द्विध्रुवी दल प्रणाली का गुण है। अगला प्रश्न है किसके द्वारा विकसित विवेकशील वर्ण प्रतिमान निर्वाचक अध्ययनों में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं? ऑप्शन है एलिनोर ऑस्ट्रम, हार्डिन, कार्ल डायच और एंथोनी डाउन्स। तो दोस्तों एंथोनी डाउन्स द्वारा विकसित विवेकशील वर्ण प्रतिमान निर्वाचक अध्ययनों में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं। अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो आपको कोट के द्वारा बताना है। देखिए पहला है अमेरिकी राष्ट्रपति केवल एक बार पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है, ये सही है। देशद्रोह, घूसखोरी और अन्य अपराधों के लिए उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी सही है। और महाभियोग प्रस्ताव की सुनवाई की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, सही है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक ही राज्य से हो सकते हैं, ये गलत है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। देखिए संस्थागत दबाव समूह, सामुदायिक दबाव समूह, गैर सामुदायिक दबाव समूह और एनोमिक दबाव समूह। तो आप इसको इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं दोस्तों। देखिए संस्थागत दबाव समूहों में भारतीय विश्वविद्यालय संघ आता है आपका, सामुदायिक दबाव समूह में विश्वविद्यालय शिक्षक मंच, अखिल भारतीय महासंघ, गैर सामुदायिक दबाव समूह में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ और एनोमिक दबाव समूह में राजस्थान में गोपालगढ़ के सांप्रदायिक दंगे आते हैं। राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। एडवर्ड सिल्स की राजनीतिक व्यवस्था की कोटियों का सही कालानुक्रम क्या है? दोस्तों एडवर्ड सिल्स ने राजनीतिक व्यवस्था की कोटियों का सही कालानुक्रम जो है बनाया है। सबसे राजनीतिक लोकतंत्र, उसके बाद आपका आएगा संरक्षात्मक लोकतंत्र, उसके बाद आपका देखिए अल्पतंत्र का आधुनिकीकरण, फिर सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र और उसके बाद पारंपरिक अल्पतंत्र। तो दोस्तों जो आपका क्रम है वो सही क्रम 1, 2, 3, 4, 5 होगा। अगला प्रश्न है लिंग की राजनीति अब राजनीति के सीमांत में संलग्न नहीं रह गई है, लेकिन नीति और कानून में निर्माताओं के लिए यह केंद्रीय सरोकार का विषय है। इस मुद्दे को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा? तो दोस्तों ये जो राजनीति है इसको राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत रखा जाएगा। भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा में नीचे दिए गए कथन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली का समर्थन किसने किया था? कि लोकतंत्र के हित में गांवों को स्वशासन की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है, हमें गांवों में सुधार लाने की क्षमता विकसित करनी होगी और वहां लोगों को शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों से परिचित कराना होगा। दोस्तों ये कथन अनंत शयनम आयंगर द्वारा कहा गया था। तो सही उत्तर है आपका अनंत शयनम आयंगर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? दोस्तों यह निचले न्यायालयों से जुड़ी अपीलों की सुनवाई कर सकता है, सही है। यह मौलिक अधिकारों के पुनः स्थापन के लिए रिट जारी कर सकता है, सही है। यह 2 राज्यों के बीच नदी जल विवाद के बारे में निर्णय दे सकता है,
सही नहीं है। और यह अपने से नीचे स्थित न्यायालयों के अधीक्षण और नियंत्रण करता है, सही है। दोस्तों, दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद का निपटारा संघीय न्यायालय या जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसका अधिकार क्षेत्र है, जबकि अन्य सभी राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए, लोकसभा और इसके अध्यक्ष। तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों ये हुकुम सिंह थे। पांचवी लोकसभा के अध्यक्ष जी.एस. ढिल्लो, पांचवी लोकसभा के अध्यक्ष जी.एस. ढिल्लो और बलिराम भगत थे। सातवीं लोकसभा बलराम जाखड़ और 10वीं लोकसभा शिवराज पाटिल। तो ये आपका सही सुमेलन हो गया। अगला प्रश्न है, किसने 1990 में भारत का अभिलक्षण ए मिलियन म्यूटनीज के रूप में वर्णित किया था? ए मिलियन म्यूटनीज जो है 1990 में भारत को अभिलक्षण रूप में किसने कहा था? तो वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल ने 1990 में भारत का जो चित्रण था ए मिलियन म्यूटनीज के रूप में किया था। अगला प्रश्न है, किसने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा है? दोस्तों, निर्बल शक्तिशाली राज्य अपने में एक विरोधाभासी तत्व है और विरोधाभासी वक्तव्य है, लेकिन एक विचारक हैं, इन्होंने भारत को एक निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा है, लॉयड और सूजन रुडॉल्फ। इन्होंने भारतीय राजनीति का गहनता से विश्लेषण और अध्ययन किया है। लॉयड और सूजन रुडॉल्फ, ये सूजन रुडॉल्फ दंपति हैं, लॉयड एंड सूजन। इन्होंने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी और उनके उत्पत्ति का जो क्रम है वो किस प्रकार से है? तो देखिए, राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल दोस्तों ये आपका आता है उत्तर प्रदेश में। इंडियन नेशनल लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में है। जनता दल, देखिए जनता दल जो है ये आपका कर्नाटक में है और राष्ट्रीय जनता दल बिहार में है। तो सही, इसी हिसाब से सही आप मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहा है? डेमोक्रेटिक डेवलपिंग स्टेट किसने कहा है भारत को? ऑप्शन है आपके पाल ब्रास, जेम्स मैनर, क्रिस्टोफर जेबरलाट और अतुल कोहली। तो सही उत्तर है जेम्स मैनर ने भारत को लोकतांत्रिक विकासात्मक राज्य कहा है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। राज्य और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में दोस्तों, आंध्र प्रदेश में जो हैं वो जब ये आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय का ये है। देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश में जो है आपके ये 3 अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो हैं। छत्तीसगढ़ में आपका 4 है। झारखंड में देखते हैं, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटें आरक्षित की गई हैं वो 5 हैं और मध्य प्रदेश में 6 हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या भी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोक प्रशासन से संबंधित है। लूथर गुलिक ने निम्नलिखित में से किसे मुख्य कार्यपालक के कार्यों में शामिल नहीं किया है? ऑप्शन है कर्मचारियों की भर्ती, अधिनिर्णय, निर्देशन और समन्वय। तो दोस्तों, अधिनिर्णय को लूथर ने मुख्य कार्यपालक के कार्यों में शामिल नहीं किया है। अगला प्रश्न है, कौन सिद्धांत हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों की सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए, व्यक्ति हित या सामान्य हित के अधीन होना, संविदा के आधार पर नियुक्ति, समूह भावना और इक्विटी। तो दोस्तों 1, 3 और 4, देखिए व्यक्ति हित और समूह भावना और इक्विटी, 1, 3 और 4 जो हैं ये हेनरी फेयोल के द्वारा प्रतिपादित 14 सिद्धांतों की सूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के मजदूरों द्वारा विकसित कोड के तहत जो मजदूर अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास अपने साथियों के बारे में प्रतिकूल सूचना पहुंचाता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में मजदूरों द्वारा विकसित कोड के तहत जो मजदूर अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास अपने साथियों के बारे में प्रतिकूल सूचनाएं देता है उसको मुखबिर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्बर्ट साइमन के अनुसार कोई निर्णय निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों, साइमन के अनुसार एक निर्णय जो होता है वो एक मूल्यपरक कथन और अनेक तथ्य कथन का मिश्रण होता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठन सिद्धांतों में से किसका निरूपण मोनी और रैले ने नहीं किया है? इक्विटी सिद्धांत, सोपान सिद्धांत, प्रबंधक या अनुक्रम सिद्धांत और प्रकार्यात्मक सिद्धांत। तो इक्विटी सिद्धांत का प्रतिपादन या निरूपण मोनी और रैले ने नहीं किया है। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नौकरशाही का अभिलक्षण नहीं है? दोस्तों ऑप्शन है, पद का उसके पदधारी से अलगाव, कठोरता का नियमों का कठोरता से पालन, संरक्षक द्वारा चयन और अधिकारियों का निश्चित पारिश्रमिक। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है संरक्षक द्वारा चयन, ये वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंग नहीं है? यह अचेतन कार्रवाई है, यह एक ही बार में की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह परिवेशगत कार्रवाई है और इसमें अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले अध्ययन करने और विकल्पों का पता लगाने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों निर्णय प्रक्रिया के जो अंग होते हैं वो ए को छोड़कर सभी हैं। ए यह जो कह रहे हैं अचेतन कार्रवाई है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्टाफ अधिकारी कहे जाते हैं? तो स्टाफ अधिकारी दोस्तों जो कर्मचारी अपने मुख्य कार्यपालक को उसके प्रमुख कार्यों को पूरा करने में मदद करते हैं उनको स्टाफ अधिकारी कहा जाता है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वमान्य नहीं है? ऑप्शन है आपके लेखाकरण, भराव, प्रबंधकीय तकनीक, विषय क्षेत्र और जटिलता। तो दोस्तों विषय क्षेत्र और जटिलता जो है ये लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में सामान्य नहीं है। अगला प्रश्न भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। प्रशासन की निम्नलिखित अवधारणाओं में कौन सही अवधारणा संरचना की बजाय कार्रवाई की ओर अभिमुख होती है? तो देखिए, लोकतंत्रात्मक प्रशासन, एकतंत्री प्रशासन, विकास प्रशासन और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों विकास प्रशासन जो है ये प्रशासन की ऐसी अवधारणा है जो संरचना की बजाय कार्रवाई या एक्शन की तरफ बल देता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में वित्तीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी? तो ये 1951-52 से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी और पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 1951 से 1956 थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुध्रुवीय व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवीय व्यवस्था के अस्थायित्व से संबंधित केनेथ वाल्ट्ज के तर्क के आधार पर किसने ग्रहण किया है? तो जॉन मार्सी मायर ने बहुध्रुवीय व्यवस्था की तुलना में द्विध्रुवीय व्यवस्था के अस्थायित्व से संबंधित केनेथ वाल्ट्ज के तर्क का आधार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को IR के किस सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत रखा जाता है? तो ऑप्शन है आपके संरचनात्मक यथार्थवाद, गणतंत्री यथार्थवाद, नव यथार्थवाद और संस्थानिक उदारवाद। तो दोस्तों लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संस्थानिक उदारतावाद सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन है आपके सुरक्षा संबंधी दुविधा राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण विरोधाभास है, हथियारों की होड़ राज्यों की असुरक्षा को बढ़ाती है, अस्त्र शस्त्र नियंत्रण एक समाधान है और अस्थायी सैन्य बल सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, सही कोड का चयन करना है। देखिए सही कोड है आपका 3 और 4 जो हैं ये कह रहे हैं कि सही नहीं है। 3 और 4 अस्त्र शस्त्र नियंत्रण एक समाधान है, सही नहीं है, और अस्थायी सैन्य बल सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, ये भी गारंटीड नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड न्यू वर्ल्ड आर्डर में उत्तर शीत युद्ध काल में निम्नलिखित में से किसने बदलाव की भविष्यवाणी की गई है? तो दोस्तों राजनीतिक विचारधारा से संस्कृति और धर्म के बदलाव की भविष्यवाणी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के अंतर्गत की गई है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है आधुनिक प्रौद्योगिकी युद्ध के महत्व और युद्ध के खतरों को बढ़ाती है, और कारण है कि युद्ध अब ताकत मात्र की प्रतियोगिता नहीं रह गया है, यह धीरज धारण करने और जोखिम लेने की प्रतियोगिता अधिक बन गया है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, आर्थिक वैश्वीकरण एक असम और पदानुक्रमिक प्रक्रिया है तथा यह केवल अल्पसंख्यक अति छोटे वर्ग को लाभान्वित करता है। इसका संबंध किस उपागम से है? तो इसका संबंध दोस्तों नव मार्क्सवाद से है, जो ये मानता है कि आर्थिक वैश्वीकरण एक असमान और पदानुक्रमिक प्रक्रिया है जो केवल अल्पसंख्यक अति छोटे वर्ग को लाभान्वित करता है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। यहाँ पर देखिए विदेश नीति या थिंक टैंक और उनसे संबंधित देश। तो ये देखिए फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट ये आपका टर्की में है। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ये भारत का है। और कार्नेगी इंडोमेंट, कार्नेगी दोस्तों यूएसए का है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ये यूके या यूनाइटेड किंगडम का थिंक टैंक है। अगला प्रश्न है, पैनल ऑन यूनाइटेड नेशंस पीस ऑपरेशंस का गठन तब सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान द्वारा किया गया था। इसकी रिपोर्ट का नाम क्या है? तो दोस्तों इसकी रिपोर्ट का नाम ब्राहिमी रिपोर्ट था। पैनल ऑन यूनाइटेड नेशंस पीस ऑपरेशन का गठन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान द्वारा किया गया था। इसका नाम जो है, रिपोर्ट का नाम ब्राहिमी रिपोर्ट है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संगठन की शांति बहाल कार्रवाई में कहाँ पर भारतीय सैन्य टुकड़ियाँ, सैन्य पर्यवेक्षक और सिविलियन पुलिसकर्मी सेवारत थे? तो पश्चिमी सहारा में, बोस्निया में और हर्जगोविना में उपर्युक्त सभी यहाँ पर भारतीय सैन्य टुकड़ियाँ जो हैं पर्यवेक्षक और सिविलियन पुलिसकर्मी के रूप में तैनात थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए देश और उनकी समस्याएं। श्रीलंका और भारत के बीच दोस्तों कच्चा तीबू द्वीप की समस्या है। पाकिस्तान बूलर बैराज और नेपाल के साथ जो है वो सुस्ता बॉर्डर तथा बांग्लादेश के साथ न्यू मोर आइलैंड का विवाद है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पाकिस्तान का विवाद नहीं है? ऑप्शन है आपके सियाचिन विवाद, सरक्रीक विवाद, क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद और दाहा ग्राम विवाद। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका दाहा ग्राम विवाद जो है ये भारत पाकिस्तान का विवाद नहीं है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित मुद्दा है। अगला प्रश्न जो है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए एक तरफ राज्य हैं और उनके अल्पसंख्यक समुदाय हैं। म्यांमार के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो रोहिंग्या हैं। मलेशिया के तमिल्स हैं। मलेशिया के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो तमिल्स की समस्या है। इसके अलावा इंडोनेशिया में हिंदुओं की समस्या है और लाओस में वियतनामीज की समस्या है। तो इस प्रकार आप सही सुमेलन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तनाव उत्पन्न हुआ, इसका मुद्दा क्या था? तो दोस्तों अभी हाल में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जो तनाव हुआ था उसका विवाद का मुद्दा प्राच्य विहार था। अगला प्रश्न देखते हैं, यह कथन किसका है कि जे रूसो जैकोबियन निरंकुश तंत्र और सीजेरियन तानाशाही का जनक है और उसने कांट और हीगल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेरित किया है? तो ये कथन डिग्विट का है। अगला प्रश्न है, किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था बताया? ऑप्शन है आपके बेंथम, मैकियावेली, जेम्स मिल और जे.एस. मिल। तो जे.एस. मिल दोस्तों उसने राज्य को व्यक्तियों के चारित्रिक और बौद्धिक विकास पर जो है बल देने के कारण राज्य को एक नैतिक लक्ष्य से युक्त नैतिक संस्था बताया था। ये देखिए यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। आपको सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। सही उत्तर है देखिए R.J. बर्नस्टीन, द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी, M. सैंडल, लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, M. बाल्जर, स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, ए डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वालिटी और W. मिलिका की पुस्तक है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है, चिंतक और उनकी पुस्तकें। देखिए पहला है आपका एंथोनी डाउन्स। एंथोनी डाउन्स का है एन इकोनॉमिक थियरी ऑफ डेमोक्रेसी। ग्रेबियल आमंड और सिडनी बार्बा की है द सिविक कल्चर, आप कई बार पढ़ चुके हैं। और स्टीहन रोकन की पुस्तक है सिटीजन्स, इलेक्शन एंड पार्टीज। और गोस्टा एस्पिक एंडरसन की पुस्तक है द 3 वर्ड्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म।
अगला प्रश्न है नीचे कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन है समीर अमीन ने यह तर्क दिया है कि मार्क्स ने पहले ही पूर्वानुमान लगा लिया था कि कोई भी औपनिवेशिक शक्ति पूंजीवाद का स्थानीय विकास लंबे समय तक करने में सक्षम नहीं होगी। कारण है ऐसा गैर यूरोपीय समाज के बारे में जानकारी की कमी के कारण था। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है किसका दृष्टिकोण है कि एक संगठन के रूप में नौकरशाही अपने व्यवहार को अपनी त्रुटियों से सीख लेकर सही नहीं कर सकती है। तो ये एम क्रोजियर का कथन है कि नौकरशाही व्यवहार में धीमापन, प्रक्रिया की जटिलता, रूटीन प्रकृति और प्रशासनिक संगठन के सदस्यों अथवा सेवित व्यक्तियों के लिए कुंठाजनक वातावरण आदि बातें शामिल की जाती हैं और एक संगठन के रूप में नौकरशाही अपने व्यवहार को अपनी त्रुटियों से सीख लेकर सही नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न एक कथन है हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें यह सीख देती है कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं। तो ये कथन दोस्तों, ये कथन दादा भाई नौरोजी का है। अगला प्रश्न है रोजेज इन दिसंबर किसकी जीवनी है? तो मोहम्मद करीम छागला, मोहम्मद करीम छागला की जीवनी है रोजेज इन दिसंबर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक का लेखक है? तो एंथोनी पेन, एंथोनी पेन द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट के संपादक हैं। अगला प्रश्न है किसने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है? तो एंथोनी डी स्मिथ ने दोस्तों, एंथोनी डी स्मिथ विल किमलिका ने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो इस पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा हैं, इंडिया आफ्टर गांधी। अगला प्रश्न है कौन सा प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन है जो 1926 में कार्यशील हुआ था? तो ये था भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद। भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद जो था ये प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन है जो 1926 में कार्यशील हुआ था। अगला प्रश्न है किस पुस्तक में क्लासिकी सिद्धांत का सबसे बृहद निरूपण मिलता है? तो आपके ऑप्शन हैं इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें जो है क्लासिकी सिद्धांत का विस्तृत निरूपण मिलता है। अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है जिला प्रशासन के शीर्ष पर जिलाधीश सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। कारण है स्वतंत्रता के बाद उसकी भूमिका उत्तरोत्तर बहुआयामी हो गई है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न लेखक और पुस्तकों से संबंधित है। तो देखिए चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक है द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा हर्बर्ट साइमन की पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ड्वाइल्ट वाल्डो की पुस्तक का नाम है आइडियाज़ एंड इशूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मार्शल डिमाक की पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो सही मिलान हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निष्पादन बजट या जो परफॉर्मिंग बजट निर्माण कब लोकप्रिय हुआ था? तो सही उत्तर है 1960 के दशक में। हूवर आयोग 1949 की संस्तुति पर इस बजट का निर्माण सबसे पहले यूएसए में किया गया था। अगला प्रश्न है अर्धराज्य क्या होता है? दोस्तों अर्धराज्य ऐसा राज्य होता है जो क्षेत्राधिकार परक राज्यत्व से संपन्न हो परंतु अनुभव परक राज्यत्व से संपन्न हो, परंतु अनुभव परक राज्यत्व में अत्यधिक विपन्न हो। तो ऐसे राज्य को अर्धराज्य कहा जाता है। अर्धराज्य ऐसा राज्य जो क्षेत्राधिकार परक राज्यत्व से संपन्न हो लेकिन अनुभव परक राज्यत्व से विपन्न हो, उसे अर्धराज्य या सेमी स्टेट कहा जाता है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। आतंकवादी संगठन और उनसे संबंधित देश। LTTE दोस्तों ये श्रीलंका का है। लिट्टे हिजबुल्लाह जो है ये ईरान का आतंकवादी संगठन है। बाको हरम ये नाइजीरिया में और साइनिंग पाव पेरू का जो है वो महत्वपूर्ण आतंकवादी संगठन है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने
यूजीसी नेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 75 प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो दोस्तों? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।